मेथड ऑफ फाइंडिंग टाइम पीरियड ऑफ SHM। देखो बच्चों, सबसे पहला स्टेप ये है, सबसे पहला स्टेप क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहला स्टेप करोगे फाइंड का, क्या फाइंड करोगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ही मीन पोजीशन है ना SHM की। हाँ कहो यार। कोई भी बॉडी SHM तभी परफॉर्म करती है जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन है। सबसे पहली मेथड देख रहे हैं हम, फोर्स या टॉर्क मेथड। क्या देख रहे हैं? बोलो मुन्नो। फोर्स या टॉर्क मेथड, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड कर ली। यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा इस स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में? 0। नेट टॉर्क क्या होगा? 0। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे? सारे SHM को, दुनिया का सारा SHM ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में डिस्प्लेस्ड बॉडी स्लाइटली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप क्या करेंगे? स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे। स्लाइट डिस्प्लेसमेंट से अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो x और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो क्या? थीटा, ठीक है। x और थीटा क्या होंगे? स्मॉल, ठीक है। x और थीटा क्या होंगे? स्मॉल होंगे। वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे बॉडी को, ठीक है। अब जब बॉडी को आपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस पोजीशन पे लेके आ गए, तो इस पोजीशन पे फोर्स और इस पोजीशन पे क्या एक्ट करने लगेगा? टॉर्क, ठीक है, ठीक है। वो फोर्स और टॉर्क कौन सा टॉर्क होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क। स्टेप नंबर 3 में फाइंड फोर्स, आइदर फोर्स और टॉर्क इन दिस डिस्प्लेस्ड पोजीशन, in this displaced position, ठीक है। इस डिस्प्लेस पोजीशन में क्या निकालेंगे? फोर्स एंड टॉर्क निकालेंगे। एंड शो करेंगे कि दिस फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ KS। द फोर्स इक्वेशन इज ऑफ द काइंड F इज इक्वल टू माइनस KX, या टॉर्क इक्वेशन इज ऑफ द काइंड टाउ इज इक्वल टू माइनस ऑफ K थीटा। इस टाइप की अगर फोर्स इक्वेशन हमें मिलती है या इस टाइप की हमें टॉर्क इक्वेशन मिलती है तो दिस शोज SHM। ये कौन सी इक्वेशन है? हमने देखा है फोर्स इक्वेशन है SHM में, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर SHM के लिए, एंगुलर SHM, ठीक है। एंगुलर SHM में टॉर्क निकलेगा, देखेंगे एग्जाम्पल एक एक करके, ठीक है। लीनियर एंड एंगुलर दोनों SHM देखेंगे। अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है। हो गया ऑन? क्या था? F इज इक्वल टू क्या आ गया है? देखो जरा। तो मैंने क्या कहा आपसे कि आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में नेट फोर्स 0 होता है। जैसे डिस्प्लेस करेंगे तो बॉडी पे फोर्स या टॉर्क एक्ट करने लगेगा। अब इस डिस्प्लेस पोजीशन में क्या निकालेंगे? फोर्स या टॉर्क, दोनों में से कोई एक चीज़ निकलती है, ठीक है। ये निकालने के बाद इसको MA से इक्वेट कराएंगे। तो MA इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ऑफ KX। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ऑफ K/M इंटू X, ठीक है। क्लियर हो गया? ये करने के बाद यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? माइनस ऑफ x के। एक्सेलरेशन ऑफ माइनस ऑफ x के आने का मतलब ये क्या शो कर देगा? SHM, ठीक है। दिस शोज SHM।
दिस शोज SHM। ठीक है, SHM शो हो गया। SHM शो होने के बाद अब इस रिजल्ट को कंपेयर करो, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ SHM। क्या थी? -ω²x। कल हमने देखी थी ना, ω² क्या हो गया? k/m। तो ओमेगा क्या आ गया? ओमेगा आ गया √k/m आ गया। ओमेगा आने का मतलब क्या आ गया यहाँ से? 2π/t। और ओमेगा 2π/t होता है ना √k/m। तो यहाँ से आपका टाइम पीरियड आ जाएगा कितना? 2π√m/k। ठीक है, यहाँ से ये टाइम पीरियड आ जाएगा। यही तो था, निकाला था m/k। ये तो निकाला था T = 2π√m/k। m क्या था? मास। और k क्या था? फोर्स कांस्टेंट, या इलास्टिक कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर एंगुलर SHM है तो आपने यहाँ पे क्या निकाला होगा? टॉर्क। तो आप इस टॉर्क को किससे इक्वेट कराओगे? I अल्फा से। ठीक है, -k θ। ठीक है, तो अल्फा कितना आ गया? -k/i × थीटा। k यहाँ पे कहलाता है टॉर्जनल कांस्टेंट। वो क्या कहलाता है? फोर्स कांस्टेंट ना कहलाकर टॉर्जनल कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, माइनस साइन क्या बता रहा है? कि ये टॉर्क कैसा टॉर्क है? रीस्टोरिंग। इसकी टेंडेंसी बॉडी को उसकी मीन पोजीशन या स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन रीस्टोर कराने की टेंडेंसी है। तो ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है? अल्फा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया? -θ के। यही शोज SHM। ठीक है, यही शोज SHM। आपने ये शो करना है, SHM शो करने के लिए आपने ये शो करना है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये शो होने के बाद अब इसे कंपेयर कर दो SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन से एक्सेलरेशन की। क्या होगी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन? अल्फा इज इक्वल टू -ω²θ। ठीक है, इसी के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होती है SHM की। A इज इक्वल टू -ω²x की। एंगुलर SHM में A की जगह हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन और x की जगह हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है, तो ओमेगा आ जाएगा आपका क्या? √k/i। तो 2π/t कितना आ गया बोलो? √k/i। i क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो k इज इक्वल टू m/k की जगह i/k। ये टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड हो गई। एक और मेथड होती है यहाँ एनर्जी मेथड। मेरी बात सुनो ध्यान से, एनर्जी मेथड दो मेथड से निकलता है टाइम पीरियड। एक फोर्स या टॉर्क मेथड, दूसरा एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड में रिपीट स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 देखे आपने यहाँ क्या थे? सबसे पहला काम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करोगे और फिर बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दोगे। कर दिया डिस्प्लेस। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या निकाला था? फोर्स। यहाँ पे फोर्स ना निकाल के क्या निकालना है बोलो? अरे स्टेप नंबर 3 में हमने फोर्स और टॉर्क निकाला था ना, यहाँ पे फोर्स निकाल के क्या निकालना है? फाइंड टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम इन दिस डिस्प्लेस्ड पोजीशन। ठीक है, डिस्प्लेस पोजीशन में टोटल एनर्जी निकालो। ठीक है, से ई हमने ई निकाल ली टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या देखा था हमने कल SHM में? क्या थी बोलो? कांस्टेंट थी, वेरिएबल नहीं थी। वेरिएबल कौन थी? पोटेंशियल और काइनेटिक, उनका सम कांस्टेंट था। निकाल लिया। निकालने के बाद स्टेप नंबर 3 में आपने ये निकाली टोटल एनर्जी। स्टेप नंबर 4 में अब आप जब इस टोटल एनर्जी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अब चूंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0।
तो डिफरेंशिएट करोगे, इसको 0 से इक्वेट करा दोगे, इक्वेशन मिल जाएगी आपको। ये जो इक्वेशन मिलेगी इसमें आपको टर्म मिलेगा ना, ये एक लंबी चौड़ी सी इक्वेशन मिलेगी, उसमें आपको मिलेगा अगर आपका ये वाला SHM है, ये वाला SHM है, ठीक है, लीनियर SHM है, तो आपको मिलेगा इसमें dx/dt। उसकी जगह वेलोसिटी डाल देना, आपको मिलेगा इसमें dv/dt डिफरेंशिएशन में, ठीक है, उसकी जगह एक्सेलरेशन डाल देना। और अगर ये वाला SHM है तो आपको मिलेगा dθ/dt, उसकी जगह ओमेगा डाल देना, या आपको मिलेगा dω/dt, उसकी जगह अल्फा डाल देना। आफ्टर रिप्लेसिंग, जब आप ये रिप्लेस करोगे इस इक्वेशन में, ये रिप्लेस करोगे तो वी गेट क्या, जैसे ही आप ये करोगे तो वी गेट F = -kx या टाउ = -kθ। यानी आपको ये आप यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी को निकाल के डिफरेंशिएट करेंगे, उसको 0 से इक्वेट कराएंगे। उस इक्वेशन में जब 0 से इक्वेट कराएंगे तो इस इक्वेशन में आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, या ये मिलेगा, ये मिलेगा। इसको रिप्लेस करेंगे, जब इन चीज़ों को यहाँ डालेंगे आप, तो आपको या तो ये फोर्स इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी या टॉर्क इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। द रिमेनिंग प्रोसीजर विल रिमेन सेम, यही वाला आगे ऐसे ही चल देंगे आगे। द रिमेनिंग प्रोसीजर विल रिमेन सेम। प्रोसीजर विल रिमेन सेम। नहीं आया समझ में? तो देखो नहीं आया समझ में तो अब ऐसे आएगा, देखो तो मिटा दूं ये तो नोट ही कर लिया होगा। हमने क्या निकाली थी, SHM की टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या निकाली थी, E = देखो यहाँ आ गया मैं, कोई SHM हो रहा है तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी यही तो है, ½ kx² + ½ a² - x²। बोलो, ये है ना टोटल मैकेनिकल एनर्जी। और ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी क्या है ये एनर्जी, E = ½ kx²। ये ना लेके ये ले लो, ½ mv²। ये है ना टोटल एनर्जी। हाँ वो हाफ, वो तो कांस्टेंट ½ k² मिल जाएगी, तो पोटेंशियल हो गई और ये काइनेटिक हो गई। मास और वेलोसिटी हो तो ये होगी ना, ठीक है। अब ये क्या है, कांस्टेंट। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन, क्यों आएगा 0? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी जो है SHM में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सर x वेरिएबल नहीं है? हाँ? x वेरिएबल नहीं है? हाँ है, क्यों नहीं है, तो ये वेरी करेगी ना, और ये भी वेरी करेगी, v भी वेरिएबल है यहाँ, x भी वेरिएबल है यहाँ, बट दोनों का सम कांस्टेंट बना रहेगा ना। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, जितना ये घटेगी उतना ये बढ़ जाएगी। v को यहाँ डालोगे ना, v क्या है, ω√a² - x²। तो ये m⍵² a² - x² आ जाएगा ना, और m⍵² ही तो k है मेरा, याद है ना, यहीं से तो आया था वो, मैं v के टर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। यही होगी ना टोटल एनर्जी SHM में। पोटेंशियल एनर्जी तो ½ kx² होती है और काइनेटिक एनर्जी ये होती है, दोनों एनर्जी का सम हो गई टोटल एनर्जी। नाउ ये टोटल एनर्जी क्या है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है यार, ये वेरिएबल है इंडिविजुअली, जितना ये घटेगी उतना ये बढ़ जाएगी। ये 0 हो गई तो वो सारी की सारी इसमें चली जाएगी, ये 0 हो गई तो सारी की सारी फिर भी ये होगी, एनर्जी पोटेंशियल की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब यहां रख दो इस कांस्टेंट वैल्यू को, क्या है वो कांस्टेंट बोलो, क्या है, ½
एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाफ क्या हो गया, यहाँ से बाहर आके उधर 0 चला गया। अब इस कॉन्स्टेंट के बाहर आ गया, कौन डिफरेंशिएट होगा, एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी के। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और फिर क्या dx बाई डी टी है। यहां से करोगे तो कौन आएगा बाहर, m क्या हो जाएगा 2v और फिर v वेरिएबल है यहाँ है क्या dv अपॉन dt। कौन सा 2, हाफ तो उधर जाके 0 हो गया ना, एक कॉमन आके उधर जाके 0 में 0 चला गया। समझ में आया। अरे 2 जो है जो आएगा वो 0 उधर जाके 0 हो गया ना। अब यही तो कहा था मैंने, जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें या तो तुम्हें ये मिलेगा, देखो मिला, दिखा इक्वेशन में। तो ये जो दिखा तुम्हें dx अपॉन dt, तो इसकी जगह पे k इंटू 2x, इसकी जगह पे क्या डाल दोगे v इज इक्वल टू माइनस ऑफ m इंटू 2v, इसकी जगह क्या डाल दोगे a। तो v से v भी कट गया, 2 से 2 भी कट गया, तो ma इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस kx। वहाँ पे F रख देंगे। f मत रखो, f इज इक्वल टू माइनस kx आ गया, नहीं आ गया, या a डायरेक्ट ले लो, a f नहीं रखना तो वही फोर्स इक्वेशन मिल गई तुम्हें। तो सब कुछ रिमेनिंग प्रोसीजर वही बना रहेगा, माइनस ऑफ k बाई एम इंटू एक्स कॉम्पेयर विद माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो टाइम पीरियड आ गया t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये है एनर्जी मेथड, ठीक है नहीं। एसएचएम में टाइम पीरियड निकालोगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एसएचएम में कांस्टेंट रहती है, ठीक है। उस मैकेनिकल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करा दो। क्लियर। पहला एप्लीकेशन हम ले रहे हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, क्या है, बॉब जो है, बॉब इज स्मॉल एंड हैवी, स्ट्रिंग इज light, string is light and inextensible, ठीक है। neglecting air resistance, ठीक है। एंड सपोर्ट जो है वो कैसी है, इज परफेक्टली रिजिड। जिस सपोर्ट से बॉब सस्पेंडेड है वो परफेक्टली रिजिड सपोर्ट है। तो टेकिंग स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, taking a small angle approximation, this bob is displaced slightly by angle theta and then released, ठीक है। bob is displaced slightly by angle theta
फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन and then released. बॉब को क्या किया हमने, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया थीटा एंगल से और रिलीज कर दिया। एल क्या है यहाँ, एल क्या है, एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एम क्या है, मास ऑफ बॉब। तो यहां पे देखो जो फोर्सेस लगेंगे वो कौन होंगे, बॉब पे, बताओ जल्दी से। मास होने की वजह से क्या लगेगा सबसे पहले, mg, और रस्सी से लटके होने की वजह से क्या लगेगा, टेंशन, और बस। तो ये वाला एंगल, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या है, किसको तोड़ोगे आप, कैसे तोड़ते हैं फोर्सेस को, हैं, अलोंग द स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। जब भी स्ट्रिंग में फोर्सेस टूटेंगे तो अलोंग द स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर स्ट्रिंग तोड़ दो, ठीक है। तो अगर ये थीटा तो कौन टूटेगा, है mg टूटेगा ना। अरे ये थीटा तो ये भी क्या है, थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट मिलेगा क्या, बोलो, mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा क्या, mg sin थीटा। तो अब बॉब क्या कर रहा है, सर्किल में मोशन कर रहा है ना, सर्किल में ये सर्कुलर ही तो है पाथ, अरे सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क में जाने के लिए क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, टेंशन और mg cos थीटा का रिजल्टेंट और टेंशन एंड mg cos थीटा विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और mg sin थीटा क्या करेगा, बॉब को मीन पोजीशन पे लेके आएगा। तो जो रीस्टोर कराएगा, बॉब की जो पोजीशन को रीस्टोर कराएगा, कौन कराएगा, mg sin थीटा, ठीक है। तो टेंशन रिजल्टेंट ऑफ टेंशन T एंड mg cos थीटा विल प्रोवाइड क्या, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स तो निकालना नहीं है, हमें तो टाइम पीरियड निकालना है। एंड रीस्टोरिंग टॉर्क एंड mg sin थीटा विल प्रोवाइड रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, रीस्टोरिंग टॉर्क, और ये टॉर्क, ठीक है, ये रीस्टोरिंग टॉर्क निकालेगा। सो टॉर्क निकाल दूं अगर मैं अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओ, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओ देखा तुमने, इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालूं और पॉइंट P है, ये मान लो पॉइंट P है, तो इस mg sin थीटा की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, अरे आर्क है ना, ये रेडियस है, ये लेंथ है, तो यही लेंथ हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। mg sin थीटा की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंथ ही तो हो गई है। अरे ये दोनों फोर्सेस तो O से पास कर रहा है, तो टेंशन के अबाउट टॉर्क जीरो होगा, O के अबाउट, mg sin थीटा के लिए भी टॉर्क जीरो होगा अबाउट टेंशन। कौन प्रोड्यूस करेगा टॉर्क, सिर्फ mg sin थीटा। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है वो कितना हो जाएगा, कौन सा टॉर्क है ये, रीस्टोरिंग टॉर्क है,
तो कितना हो जाएगा रिस्टोरिंग टॉर्क? माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एल। माइनस साइन क्यों लगाया है, किसने लगाया है? हाँ, रिस्टोरिंग टॉर्क अपनी तरफ से लगाना होता है माइनस साइन। थीटा के विपरीत लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर को दिया, टॉर्क इधर को है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट है टॉर्क। ठीक है, तो नाउ सिंस, आप देखो जरा, सिंस थीटा इज स्मॉल, थीटा क्या है? स्मॉल है, तो स्मॉल एंगल एजम्पशन लगा दो। तो स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होगा? थीटा के। ठीक है, स्मॉल थीटा अगर है तो साइन थीटा कितना होता है? थीटा होता है। साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस करते हैं स्मॉल थीटा के लिए। कॉस थीटा को किससे रिप्लेस करते हैं? 1। थीटा अगर स्मॉल होगा, देखो ये एजम्पशन फिजिक्स में बार बार यूज होंगे। अगर थीटा स्मॉल है तो हम जगह जगह फिजिक्स में साइन थीटा को क्या लिख रहे होंगे? थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख रहे होंगे? 1। और टेन थीटा को क्या लिख रहे होंगे? 1। हाँ, टेन थीटा भी थीटा, टेन थीटा को भी थीटा लिख रहे होंगे। ठीक है, कॉस थीटा 1, साइन थीटा थीटा, टेन थीटा 1, टेन थीटा थीटा एंड कॉस थीटा 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्मॉल एंगल और टाउ की जगह क्या डाल दोगे? आई अल्फा। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होगा ना, तो यहाँ पे आई अल्फा लिखा, तो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी एल इंटू क्या? बोलो, थीटा। तो अल्फा क्या आ गया? माइनस ऑफ एम जी एल अपॉन आई इंटू थीटा। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होगा ये? कैसा मास है? पॉइंट मास। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस पॉइंट मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? एल। पॉइंट ओ से एल ही तो है डिस्टेंस, तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास एम का? एम एल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा? एम एल स्क्वायर। नाउ सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू क्या? एम एल स्क्वायर। इसको यहां डाल दो। ठीक है, तो जब यहां डालोगे तो आपके पास आ जाएगा, सो एल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी एल अपॉन एम एल स्क्वायर इंटू थीटा। तो अल्फा कितना आ गया? माइनस ऑफ जी बाई एल इंटू थीटा। ठीक है, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके? माइनस ऑफ थीटा के। दिस शोज SHM। अब इसे कंपेयर कर दो, कंपेयर विद अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब इससे कंपेयर करोगे तो ओमेगा कितना आ गया? बोलो, अंडर रूट जी बाई एल। तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू कितना आ गया? अंडर रूट जी बाई एल। ठीक है, तो यहाँ से टाइम पीरियड आपका आ जाएगा, यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा, कितना आ जाएगा? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। पहली बात, इफ टाइम पीरियड ऑफ simple pendulum is 2 seconds, then it is called, क्या कहते हैं इसको? सेकेंड पेंडुलम। ठीक है, तो सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम। अगर हमें निकालनी हो तो निकाल सकते हैं। बोलो, क्या होगी सेकेंड पेंडुलम की लेंथ? टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो एल कितना आ जाएगा यहाँ से? एल
टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, देखो तो सही, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो अब मैंने लेंथ निकालनी है कितने, उस टाइम पीरियड की जिसका, उस पेंडुलम की जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, यानी सेकंड पेंडुलम, ठीक है। तो 2 इंटू 9.81 अपॉन 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3.14 का स्क्वायर कितना होता है, 9.81 के ही आसपास होता है, जी के आसपास होता है, ठीक है। तो जी के आसपास ही होता है, तो कितना आएगा, लगभग लगभग 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर की लंबाई के टाइम पीरियड, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, लगभग 2 सेकंड, ठीक है। तो 2 सेकंड टाइम पीरियड रखने के लिए हमें पेंडुलम की लेंथ को कितना रखना पड़ेगा, अराउंड 1 मीटर, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि टाइम पीरियड जो है वो क्या है, जरा देखो तो सही यहाँ बच्चों, अंडर रूट जी, ये है ना, ठीक है, ये है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी, ठीक है। इफ पेंडुलम इज इन अ कैरेज, इफ पेंडुलम, कैरेज किसे कहेंगे, पेंडुलम इज इन अ कैरेज, जो पेंडुलम को कैरी करके चल रही है, ठीक है। लिफ्ट भी कैरेज हो गई, कोई गाड़ी भी कैरेज हो गई, ठीक है। देन टेक एंड कैरेज का एक्सेलरेशन अगर ए है, पेंडुलम इज इन अ कैरेज एंड ए जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन है किसका, एक्सेलरेशन ऑफ कैरेज। देन टेक एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेलरेशन ऑफ कैरेज, ठीक है। तो यहां पे इस जी की जगह पे जी इफेक्टिव का मॉड आ जाएगा। अभी बनाऊंगा कैरेज क्या है। कैरेज का मतलब जो कैरी करके चल रहा है, कैरियर ऑफ पेंडुलम, जो पेंडुलम को कैरी करके चल रही है, गाड़ी, लिफ्ट, ठीक है, उसे कैरेज कह रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जी की जगह पे क्या लेना है, बोलो, और क्या लेना है जी की जगह पे, जी इफेक्टिव। जी किस क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ कैरेज। दोनों का सब्ट्रैक्शन, और दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, बोलो कैसे करता है अरीबा बेटे, जी प्लस माइनस ऑफ ए, याद है, माइनस ऑफ ए लेकर उसको जी में ऐड कर देंगे। तो और दो वेक्टर को कौन ऐड करता है, उनके पैरेललोग्राम का डायगोनल। तो जी और माइनस ए के पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो हमें जी इफेक्टिव देगा, ठीक है। जैसे मान लो सपोज हमारे पास ऐसा केस हो, मान लिया जाए कि जैसे मान लो फर्स्ट केस हमारे पास है कि दिस इज द लिफ्ट, ठीक है। लिफ्ट में पेंडुलम सस्पेंडेड है और लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। समझ जाओगे, लिखने की जरूरत है, समझ जाओगे ना। लिफ्ट इज मूविंग, इसमें लिख देता हूं कि ये क्या है, बोलो लिफ्ट है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, देखो तो सही, ये निकालना है। सबसे पहले माइनस ऑफ ए लो, ए कहाँ है, अपवर्ड है, तो माइनस ए कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है। और माइनस ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए ही तो होगा, ठीक है। और जी कहाँ, नीचे। इन दोनों को जोड़ना है, दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड, देखो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड जी है, तो जी और ए को ऐड करोगे तो यहाँ से जी इफेक्टिव क्या निकल के आएगा तुम्हारा, जी प्लस ए, जी इफेक्टिव। हाँ समझ में आया, आएगा नहीं आएगा जी प्लस ए। तो टाइम पीरियड क्या है अब इस पेंडुलम का, अगर ये लिफ्ट में है तो टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव मतलब
जी प्लस ए, ठीक है। यानी टाइम पीरियड क्या हुआ यहाँ, टी डैश क्या हुआ यहाँ है, देखो बढ़ गया ना डिनोमिनेटर, तो लेस देन टी, जो ओरिजिनल टाइम पीरियड था इसका अर्थ पे उससे इंक्रीज कर कम हो गया, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए, कैसा कि ऐसा हो जाए बच्चों कि लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, लिफ्ट है ये, तो ए कहाँ है बोलो, जी कहाँ, जी तो नीचे ही होगा, जी का मैग्नीट्यूड जी होगा, ए डाउनवर्ड, मुझे क्या लेना है, माइनस ए लेना है, तो माइनस ए कहाँ जाएगा, अपवर्ड, तो माइनस ए चला गया अपवर्ड, और इस माइनस ए में किसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है जी को, तो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उनको जोड़ोगे तो 180 डिग्री का एंगल पे दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए माइनस बी, ये होगा ना जी इफेक्टिव। अरे जब ये दोनों ऐड होंगे तो जी माइनस ए मिलेगा ना, हाँ बेटा, क्या नाम है, अनस, यही होगा ना अनस, बोलो, ठीक है। जी इफेक्टिव इज जी माइनस ए, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जब जी माइनस ए यहाँ डालोगे तो टी डैश कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, जी माइनस ए, यानी टी डैश जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन टी, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए, ये मिटा दूं, हाँ फ्री फॉल हो गया तो ए इज इक्वल टू जी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये हो जाए बच्चों, अगर आपके पास A इज इक्वल टू क्या हो, G, मीन्स कौन सी लिफ्ट हो गई है, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, तो फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, या ए इज इक्वल टू जी डालोगे ना, जी माइनस जी जीरो, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टाइम पीरियड का मतलब है, इनफाइनाइट टाइम पीरियड का मतलब क्या है, पेंडुलम विल नॉट ऑसिलेट, ठीक है, पेंडुलम विल नॉट ऑसिलेट। अगर ऐसी सिचुएशन हो, अगर ये हो कॉलेज बच्चों, अच्छा लिफ्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे जा रही होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, वही सेम रहेगा। इफ ये कार्ट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो क्या होगा, माइनस ए लो, माइनस ए कहाँ जाएगा, ए इधर है ना, तो माइनस ए किधर हो गया, इधर हो गया, माइनस ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए ही होगा, और जी कहाँ, नीचे, ठीक है, जी का मैग्नीट्यूड जी है, इन दोनों को ऐड कर दो, और इन दोनों वेक्टर को कौन ऐड करेगा, इनके पैरेललोग्राम का डायगोनल, क्या आएगा वो, जी इफेक्टिव, और 90 डिग्री पे जो वेक्टर्स होंगे उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AG कॉस 90, कॉस 90 0, तो टाइम पीरियड यहाँ पे होगा टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ, ये आएगा, ठीक है, हैं। अब इसी पे क्वेश्चन दे सकता हूँ क्या,
अगर आपके पास ऐसा हो, मान लो एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन हो ये, और स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे ये कैरेज आ रही हो ए एक्सेलरेशन से, व्हील हटा दो, जब स्मूथ है तो क्या ज़रूरत है व्हील की भी। ये लो स्मूथ, नो फ्रिक्शन कंसिडरेशन, ठीक है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। और mg cos थीटा जो है वो क्या होगा, नॉर्मल फोर्स होगा। तो बैलेंस कौन करेगा, हैं, एक्सेलरेट कौन करेगा, mg sin थीटा। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये काम करना है ना। तो देखो अब आप क्या करो, अब आप देखो आसानी के लिए ये करो, देखो g कहाँ है तुम्हारा, नीचे, ये रहा g, और g sin थीटा कहाँ है, इधर। तो माइनस ए इधर है, माइनस ए कहाँ होगा, ऊपर। तो आपको माइनस ए चाहिए ना, तो ये है आपका माइनस ए। कितना है माइनस ए, जी साइन थीटा। तो जी और माइनस ए के बीच का एंगल चाहिए, वो ये है। ये कितना है, थीटा है ना। तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। हाँ, ये 90 प्लस थीटा। ये कितना है, ये 90 ना। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये कितना हो गया, 90 प्लस थीटा। नहीं आया समझ में, आ गया ना। अरे ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है यार, क्योंकि इन तीनों एंगल का सम 90 होगा, 180 होगा। तो जी और माइनस ए के बीच का एंगल तो लेना था मुझे। ये डाउन द प्लेन चलेगा ना ऐसे, जी साइन थीटा से, ठीक है, क्लियर। तो जी इफेक्टिव क्या आ गया, इन दोनों के पैरेललोग्राम का डायगोनल, ये है जी इफेक्टिव, ठीक है। तो जी इफेक्टिव आपका आ गया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस जी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2g इंटू जी साइन थीटा इंटू कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये आपका आएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो कॉस 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। और कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो आपके पास ये आया जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो जी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो ये आ गया अंडर रूट जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कितना, जी कॉस थीटा। जी इफेक्टिव इज जी कॉस थीटा। तो टाइम पीरियड आपका आएगा टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी कॉस थीटा। ठीक है। इफ जो भी अगला पॉइंट है ए बी सी डी ई जो भी है, इफ एडिशनल फोर्स is also acting on pendulum, ठीक है। mg के अलावा कोई और फोर्स लग रहा है, सो टेक g इफेक्टिव is equal to g plus that additional force F by m।
कोई भी एडिशनल फोर्स मान लिया F से F अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी एक और फोर्स लग गया, तो अब आप G की जगह क्या ले लोगे? G प्लस F/m। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, और ये पेंडुलम है इसमें। ठीक है, सिग्मा रो जो है वो है डेंसिटी ऑफ बॉब, और सिग्मा जो है ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो एक एडिशनल फोर्स और लग जाएगा, क्या? अप थ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स। ठीक है, तो G इफेक्टिव जो होगा, अब थ्रस्ट कहाँ लग गया? mg कहाँ लगेगा? नीचे, और अप थ्रस्ट कहाँ? ऊपर। क्या होगी अप थ्रस्ट? अप थ्रस्ट क्या होगी बोलो? वॉल्यूम ऑफ द बॉब is the volume of the liquid displaced. Volume of liquid displaced is equal to क्या? Volume of bob। हाँ कहो यार। Into density of the liquid is the mass of the liquid displaced into G। जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उस डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर, उस डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर लिक्विड बॉब पे अपवर्ड फोर्स लगाएगा, उसी को अपथ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, और मास कितना होगा यहाँ? वॉल्यूम ऑफ द बॉब क्या लिया है मैंने? V। डेंसिटी है ना, डेंसिटी के टर्म में देना है। ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ द बॉब इज द मास ऑफ द बॉब, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज द मास इंटू G। mg यहाँ V रो G होगा। अब थ्रस्ट क्या होगी यहाँ? V सिग्मा G। तो F नेट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? है V रो G माइनस V सिग्मा G। ठीक है, और ये क्या हो गया? mg इफेक्टिव। m क्या है? V रो वॉल्यूम ऑफ द बॉब इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉब इंटू G इफेक्टिव इज इक्वल टू V रो G माइनस V सिग्मा G। ठीक है, तो G इफेक्टिव क्या आया देखो तो सही, V रो G माइनस V सिग्मा G अपॉन V रो। V कॉमन आ गया, VG कॉमन आके V कॉमन आ गया ना, और G भी कॉमन आ गया, तो आपका G इफेक्टिव जो है वो क्या आया? रो माइनस सिग्मा अपॉन रो इंटू G। रो है बॉब की डेंसिटी और सिग्मा है लिक्विड की डेंसिटी, तो टाइम पीरियड आ जाएगा T डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव, रो माइनस सिग्मा अपॉन रो इंटू G। ठीक है, अगर कोई और सिचुएशन आ जाए, मान लो देखो इधर, अगर ऐसा हो जाए जैसे एक क्वेश्चन हो, अगर ये बॉब है, इसके ऊपर चार्ज है, ये देखो चार्ज प्लस Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को स्विच ऑन हो गई। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में मास के ऊपर फोर्स लगता है ना mg, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू QE। अरे mg में g कौन है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोथ आर सेम। तो mg की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इलेक्ट्रोस्टैट के लिए क्या होती है? मास की जगह चार्ज और g की जगह
इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है। कहाँ लगता है चार्ज के ऊपर फोर्स? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। और नेगेटिव होता तो कहाँ लगता? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर को। तो जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इस बॉब हो, बॉब के ऊपर चार्ज भी हो और ये बॉब इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, तो इसके ऊपर एक और फोर्स लग जाएगा mg के साथ साथ। क्या नाम होगा उस फोर्स का? QE। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बॉब पे? mg प्लस QE। तो mg इफेक्टिव क्या हो जाएगा बॉब पे? mg इफेक्टिव इज इक्वल टू mg प्लस QE। ठीक है, तो g इफेक्टिव क्या हो गया? बोलो। g प्लस QE अपॉन m। तो टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 पाई अंडर रूट L अपॉन g प्लस QE अपॉन m। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स ऊपर को लगेगा, तो g माइनस QE अपॉन m। या इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को हुई तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स उधर को ही लगेगा, तो भी g माइनस QE बाई m। फील्ड इधर को हुई तो फोर्स इधर को ही लगेगा, तो mg और QE का पैरेललोग्राम का डायगोनल। एफ नेट अंडर रूट mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर हो जाएगा। तब g इफेक्टिव जो होगा g अपॉन QE प्लस m की पावर हाफ हो जाएगा। ठीक है नहीं? अगर इधर को फील्ड हुई तो ऐसे कर रहे होंगे। और चंद्रमा पे ले गए तो g की वैल्यू रिड्यूस होके g/6। तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा।